नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हुआ हूं और एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं विगत दिनों से गणित की जो सीरीज चला रहा हूं, पाठ सीरीज चला रहा हूं, वही सीरीज लेके आया हूं दोबारा दोस्तों। और जो लोग अभी हैं दोस्तों, जल्दी से लाइन पे आ जाएं और सब लोग जुड़ जाइए दोस्तों और देखिए हमारी सीरीज को। मैथ की क्लास चूके मत, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और यह सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्योंकि यहाँ पे जगह निकल आएगी तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बोडमास जो नियम होता है वह मैं बता चुका हूँ। एक बार और शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। बोडमास BODMA और दोस्तों S, बोडमास। यह सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन के लिए बता दे रहे हैं दोस्तों। यह सॉल्यूशन है हमारा। बोडमास नियम जो बता रहे हैं, बोडमास के बारे में मैंने आपको बताया था। ब्रैकेट B से हो गया ब्रैकेट या फिर कोष्टक, इंग्लिश में ब्रैकेट हो जाएगा दोस्तों, BRACKET, ब्रैकेट या कोष्टक। और दोस्तों O से ऑफ, जो कि ऑफ या का हिंदी में, यहाँ से डिवाइड भाग, यह मल्टीपल गुणा। मैं क्योंकि समय की बचत के कारण दोस्तों इंग्लिश बोल रहा हूँ और हिंदी लिख रहा हूँ। एडिशन भाग, वो जोड़। और सब्सट्रैक्शन S से होता है दोस्तों सब्सट्रैक्शन, यानी कि माइनस, घटाना। इस प्रक्रिया में दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है, इस बात की गारंटी है दोस्तों। जो दिया गया है, ये दिए गए हैं। मैंने एक दिन और क्वेश्चन लिया था कि यदि यहाँ पर बार लगा होता है तो वो सबसे छोटा कोष्टक होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया। अगर ऐसा दिया जाता तो सर्वप्रथम वह सॉल्व होता। अब सर्वप्रथम यह छोटा कोष्टक आप जानते हैं कि यह छोटा कोष्टक नॉर्मल होता है, फिर मंझला होता है यह, फिर बड़ा होता है। ये तीन भाई होते हैं, ये छोटा कोष्टक, ये मंझला और ये बड़ा भाई, तीनों भाई होते हैं। इसमें हम पहले छोटे भाई को सॉल्व करते हैं, फिर मंझले भाई को, फिर बड़े भाई को। तो हम दोस्तों चलते हैं छोटे भाई को सॉल्व करते हैं। पहले किस प्रकार से करेंगे, छोटा भाई क्या कह रहा है, छोटा भाई ये रहा, छोटा कोष्टक ये रहा है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 13 माइनस के और माइनस के 2 है तो 13 और 2 15, यानी कि माइनस का 15 और 15 यह कोष्टक में है तो बाहर दोस्तों जीरो निकल आएगा। जीरो जो है माइनस होगा किससे, 46 से। मंझले कोष्टक में जो 46 दिया गया है माइनस, और यह फिर बड़ा कोष्टक लगा है, फिर माइनस 38 और बड़ा कोष्टक माइनस 27। अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसको मैंने बोडमास को आपको समझा दिया। इसको हटा दे रहे हैं दोस्तों, इसको हटा दे रहे हैं, तो जिससे आप लोगों को दोस्तों आप सॉल्व करने में समस्या नहीं जाएगी। माइनस 27 यह दिया गया है, तो जो मैंने घटा दिया इसमें से क्या आएगा दोस्तों, 46। 46 जो है प्लस का है और यह कोष्टक के बाहर जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 38 माइनस 46। यह बड़ा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि यह मंझला टूट चुका है, बड़ा बचा है, और माइनस 27 यह हमारा स्टेप है दोस्तों। इसको देखते हैं, यह यहाँ पर यही संख्या उतार देंगे जो है दिया गया है, इसी संख्या को लिख देंगे। 27 माइनस 38 माइनस मंझला कोष्टक 46 माइनस, और दोस्तों जो दिया गया है मैंने 15 माइनस 15 ये कर दिया है, और मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। यहाँ पर आप उसी चीज़ को समझें जिस पे ज़्यादा दिख रहा है आपको, 46 और माइनस है। ठीक है दोस्तों, अब यह सॉल्व करके यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो बड़ी संख्या जो माइनस की है तो उसी का साइन आएगा। 46 में से 38 घटाएंगे तो 8, 8 दूनी 16, 8 बचा। माइनस का 8 कोष्टक के अंदर है और माइनस बाहर 27 है, तो जब माइनस माइनस कोष्टक के बाहर जाता है तो मैंने बताया साइन का इंटू होता है। माइनस माइनस जब सेम चीज़ है तो प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस 8। तो इसको सॉल्व करने पर दोस्तों 27 और 8 35, 8 7 15, 35 जो है हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। 35 हमारा आखिरी अंतिम आंसर होगा। यही इसका सॉल्यूशन निकल के आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और एक अनुरोध करना चाहूँगा, जो नए लोग हैं, न्यू व्यूअर हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जिस प्रकार से आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जा रही हैं दोस्तों, तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, और कमेंट में, चैट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और चैट में मैसेज करते रहिए। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको रेज कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का कह रहा है, किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक, यहाँ पर शुद्ध हिंदी का उच्चारण हो रहा है विध्वंसक, तो विध्वंसक जो दिया गया है दोस्तों, इससे डिस्ट्रॉयर बोलते हैं यानी कि जो मिटाने वाला, और जो बिल्डर है यानी कि बनाने वाला, बिल्डिंग तैयार करने वाले। यह 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक यानी कि जो मिटाने वाला है वह 14 घंटे में पूरी तरह से इस दीवार को ध्वस्त मिटा सकता है, गिरा सकता है, ध्वस्त कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी बोल सकते दोस्तों। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक, बिल्डर यानी बनाने वाला और विध्वंसक मिटाने वाला, एक साथ काम करने लग गए हैं या फिर एक साथ काम करने के लिए लगाए गए हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक जो मिटाने वाला है बाहर निकल गया। 7 घंटे तक तो काम किया दोनों लोगों ने, लेकिन यह बाद में निकल गया है विध्वंसक। तो फिर वह कह रहा है निर्माण निकल गया, तो दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय घंटों में लगा। यह दोस्तों ऑप्शन दिए गए 35, 24, 15, 17, 35, 24, 15, 17। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। किसी कंप्यूटर गेम में बनाने वाला, यह हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों। यह बिल्डर है, बिल्डर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और मिटाने वाला यानी कि विध्वंसक जो है डिस्ट्रॉयर यानी कि डी से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर नहीं, बगल में लिख सकते हैं। तो जो बिल्डर है उसको बी से लिख सकते हैं और डी से कर सकते हैं डिस्ट्रॉयर। तो दोस्तों डी से डिस्ट्रॉयर और बी से बिल्डर। अब हम जानते, या फिर इसको आप लिख दी सकते हैं बनाने वाला बिल्डर, हिंदी में भी लिख दें आप लोगों के लिए, बिल्डर और यहाँ पर दोस्तों विध्वंसक। लीजिए दोस्तों, इतना ही काम है इसका। इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको डी से, यह डी है डिस्ट्रॉयर। अब देखते हैं दोस्तों, बिल्डर जो है वह बोल रहे हैं कि 10 घंटे में, यहाँ पे भी लिख सकते हैं बिल्डर और डिस्ट्रॉयर। अब देखते हैं दोस्तों, जो बिल्डर है वह 10 घंटे में उस दीवार को बना सकता है, 10 घंटे में बना सकता है दीवार, यानी कि बिल्डर जो है 10 आवर में वह कार्य कर सकता है 10 घंटे में। और जो डिस्ट्रॉयर है वह उस दीवार को 14 घंटे पूरी तरह इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है, यानी कि 14 घंटे में जो है वह क्या कर रहा है, मिटा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, पाइप टंकी वाला एक क्वेश्चन, 2 नल हैं, 2 पानी भर रहे हैं, एक छेद है टंकी में वह पानी निकाल रहा है, या फिर 2 नल हैं तो जिसमें से तीनों चल रहे हैं, तीनों भरने वाले हैं, या एक खाली करने। उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है कि जैसे बिल्डर है वह बनाने वाला है और डिस्ट्रॉयर है मिटाने वाला। जैसे बिल्डर है बनाने वाला दोस्तों, तो बिल्डर जो है बनाने वाला, इसको हम प्लस से डिनोट कर लेंगे, यानी कि यह हमारा बना रहा है, और यह मिटा रहा है माइनस से डिनोट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? एलसीएम। 10 और 14 का एलसीएम कितना निकाल सकते? 14 दूनी 28, 54, 70। 70 10 से भी कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा दोस्तों। हम 70 जो है एलसीएम ले लेंगे, 70 हमारा एलसीएम निकल के आ गया दोस्तों। हम 10 का भाग 70 में देंगे, कितना आएगा? 7, यानी कि 7 काम कर रहा है। यह कौन? बिल्डर 7 काम कर रहा है, एक बार में 7 बार बना, 7 चीज़ें बना रहा, 7 इकाई काम कर रहा है। और जो डिस्ट्रॉयर है वो 54, 70, 5 चीज़ें यह मिटा रहा है, यानी कि यह माइनस का है और यह प्लस का है। तो 1 आवर का कार्य, यानी कि 1 घंटे का, 1 घंटे का कार्य कितना निकल के आया दोस्तों? 7 में से 5 घटाया तो 2 काम हो रहा है 1 घंटे में। जब 2 इकाई काम हो रहा है 1 घंटे में, तो वह बोल रहे हैं कि यह लोग 7 घंटे, विध्वंसक बाहर निकल गया 7 घंटे तक, यानी दोनों लोगों ने काम किया। जब 1 घंटे में 2 इकाई काम कर रहे हैं तो 7 घंटे में कितना करेंगे दोस्तों? 7 दूनी 14 इकाई काम, या फिर यूनिट। मैंने जैसा कि पहले बता दें, यूनिट काम किया है, 14 यूनिट काम किया 7 घंटे में। अब भाई साहब जो डी हैं मिटाने वाले,
इनको अलग कर दिया, अब केवल और केवल बनाने वाला बचा है, तो वह अपना 7 इकाई काम करेगा, कंटिन्यू पर आवर 7 इकाई काम करेगा। टोटल हमारा 70 काम है, 70 काम में से हमने यदि 14 काम घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 14 चौको 56, 54 70, 56 यूनिट कार्य जो है कौन करेगा दोस्तों, यह हमारा बिल्डर करेगा। 56 यूनिट बिल्डर काम करेगा। कितने दिन में करेगा, ये कितने घंटे में करेगा, सॉरी घंटे की बात हो रही है। तो 56 यूनिट काम जब वह 1 घंटे में 7 यूनिट कर रहा है तो कितने घंटे 56 यूनिट कितने में करेगा, यह बिल्डर का निकाला जाएगा। 7 8 7 एकम 7 7 8 56, यानी कि बिल्डर जो है 8 घंटे में काम करता है। 8 घंटे यह काम किया। पूछ क्या रहा है वह दोस्तों कि लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय, कुल समय पूछ रहा है दोस्तों। अगर वह यह पूछता कि शेष कार्य को एक बिल्डर कितने दिन तक कार्य करता है, कितने समय कार्य करता है, तो 7 घंटे आंसर, 8 घंटे आंसर। कुल समय पूछ रहा है तो 7 घंटे तो वो लोग पहले ही कर चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर 7 आवर तो पहले का आंसर कर चुके हैं, और 8 घंटे यह भी कर रहा। 8 और 7 टोटल दोस्तों काम, कुल समय बराबर 7 धन 8 घंटे, 8 7 15 घंटे जो है पूरा कार्य कर चुके हैं। 15 घंटे में यही हमारा दोस्तों आंसर आएगा। अब हम चलेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर दोस्तों। जो इसका आंसर है, आंसर दिया गया है दोस्तों 15, सी नंबर का ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। यह क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है, यदि साइकिल का ड्राइविंग पहिया जो पहिया होता है साइकिल का, वह 1.1 किलोमीटर की यात्रा में 560 चक्कर घूमता है। 1.1 किलोमीटर से तात्पर्य दोस्तों 1100 मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 560 चक्कर घूमता है। उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। पहिए का व्यास निकालना है। पहिया यानी कि दोस्तों सर्कल की बात हो रही है, यानी कि वृत्त की बात हो रही है। वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वह होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, और हमारा जो परिमाप परिधि बराबर होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। यह दोस्तों सर्कल है, और यहाँ पर जो है यह पूरा व्यास होता है, और यहाँ पर एक आर होती है, एक यहाँ पर। आर से तात्पर्य दोस्तों त्रिज्या, आर जो की है क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। ड्राइविंग पहिया 1.1 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि वह पूरी दूरी, यह जो दूरी है एक पहिया की है, यह घूमता हुआ 1100 किलोमीटर या फिर 1.1 किलोमीटर की यात्रा में 560 चक्कर लगाता है। यानी कि इस पहियों को 560 बार घूमना पड़ रहा, तब यह दूरी कवर कर रहा है दोस्तों। तो घूमना चाहिए। तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्यों ना दोस्तों परिधि बराबर हम दूरी, परिधि क्योंकि हमारी पूरी कर रहा है, और एक चक्कर में वह जब 560 चक्कर लगा रहा है इसी पूरी परिधि से, क्योंकि यह जब एक बार पूरा घूम रहा है तो इसको नापने के बाद दोस्तों, मापने के बाद यह जो दूरी माप रहा है, इस मापन की एक चक्कर तो ये हुआ, और वह 500 जो माप आएगा, यानी कि जो यहाँ पे x वैल्यू आएगी वह इंटू 560 की जाएगी, क्योंकि 560 चक्कर लगा रहा है, तब हमें वैल्यू 1.1 किलोमीटर फाइंड होगी। अब देखते हैं दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए दोस्तों, हमें सॉल्व करना पड़ेगा 2 पाई आर से, परिधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि परिधि से ही मैंने बताया ना, परिधि के बराबर ही लेना पड़ेगा इस दूरी को। तो दोस्तों परिधि, इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। परिधि यानी कि दोस्तों परिधि यह है, परिधि बराबर 2 पाई आर जो बता चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों 2 पाई आर के बराबर हम, यह एक चक्कर की भी माप आई है 2 पाई आर, यह एक परिधि, एक पूरा गोले को मापन आ गया है 2 पाई आर, और हम उसमें 560 चक्कर लगा रहे हैं, तो 560 चक्कर का इंटू कर देंगे, और कितनी दूरी कवर कर रहा है, इतना करने के बाद माना कि यह एक दूरी, यानी कि मानो कि x दूरी कवर कर रहा है, एक चक्कर में x दूरी कवर कर रहा है, तो 560 चक्कर में जितनी दूरी कवर कर रहा है उसके बराबर हम यहाँ पर 1.1 किलोमीटर ले सकते हैं दोस्तों। यह 1.1 किलोमीटर ले लिया। अब जब 1.1 किलोमीटर इसको ले लिया है,
तो हम देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करने के लिए हमको इसको मीटर में, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में आंसर दिए गए हैं, तो इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो क्यों ना दोस्तों 2 पाई आर बराबर यह जो 1.1 गुणा 1000 मीटर का इंटू कर देंगे दोस्तों बटा 560, क्योंकि 560 जो यहाँ पर गुणा में है यह पक्षांतर होकर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 560। अब इसको दोस्तों करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, एक 0 से 0 काट दीजिए। यहाँ पर कितने बचे दोस्तों, 11 का 100 में करेंगे तो 1100, लेकिन 1 के बाद में दशमलव है तो 0 घट जाएगा, यानी कि 110 बटा 56। और जो है यहाँ पर आर बराबर हम दोस्तों लिख लेंगे, आर बराबर लिखेंगे तो दोस्तों क्या आएगा हमारा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 7/22 हो जाएगा उल्टा 7/22, जो 7/22 आ गया है। और 2r है, 2r रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 2r मतलब 2r मैंने बताया ना, यह एक r है, यह एक r है, तो इसको हम 2r को d मान सकते हैं, यानी कि क्योंकि हमें व्यास निकालना है तो 2r की वैल्यू हम d लिख सकते हैं, यानी कि व्यास जो होता है हमारा 2r बराबर हो जाता है 2r, दो त्रिज्याओं को जोड़ने पर हमें एक व्यास मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 11 धाम 110 और 11 दूनी 22 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 7 अठे 56, यानी कि दोस्तों 5/8, 5/8 आया है यह हमारा क्या दोस्तों व्यास। इसको सॉल्व करेंगे, यह क्या आया है दोस्तों मीटर में, 5/8 मीटर है यह दोस्तों 5/8 मीटर आ चुका है। अब इसको हमें सेंटीमीटर में चाहिए। सेंटीमीटर में सॉल्व करने के लिए 1 मीटर में दोस्तों कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 5/8 गुणा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तब हमारा सेंटीमीटर में आएगा दोस्तों, तो 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 पंचे 125/2, 125/2। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 60 दूनी 120 और 2 2.5 दूनी 5, यानी कि 62.5 आंसर आ चुका दोस्तों। इसको मैंने कहा था आप जितना तोड़ोगे मैथ वहीं सरल हो जाएगी। 60 125 लिखा है, 125 का आधा कितना होगा, माना कि हमें 120 का पता है 60, 60 दूनी 120 और 2 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो 60 + 2.5 बराबर दोस्तों 62.5 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आएगा 62.5 सेंटीमीटर। इसको आप भाग भी दे के देख सकते, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 1 शेष बचा 2 पंचे 10, यह आ गया दोस्तों 62.5 सेंटीमीटर। सी नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है 62.5, यह आ चुका है दोस्तों 62.5, यह हमारा आंसर होगा 62.5। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज करे दे रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए जब तक आप लोग, और ज़रूर कमेंट में शेयर करते रहिए अपने अपने कमेंट्स को, और जो कोई प्रॉब्लम है तो चैट में शेयर कीजिए दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम कुछ भी हो शेयर करते चलें और जुड़े रहें, देखते रहें सभी लोग। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, जोई और मिनती जो दो लोग दिए गए हैं, जोई और मिनती के कंचों से तात्पर्य है जो छोटे में खेले जाते थे, कंचे होते हैं, कांच के कंचे हैं। जोई और मिनती के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है दोस्तों, 5:8 है जोई और मिनती के कंचों की संख्या का। जबकि और जैकब में कंफ्यूज ना हो दोस्तों, जबकि अलग चीज़ होती है, जैकब उसका नाम है, वो नाम ही ऐसे हैं कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। जोई और मिनती 1-2 पर्सन ये हैं, इनका अनुपात 5:8 है इनकी कंचों का संख्या का। और जो जैकब हैं, जैकब और मिनती, फिर वही मिनती आ गई है दोस्तों जैकब के साथ में, इनके कंचों का अनुपात 7:12 है। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या है, यानी कि जोई यह महोदय और जैकब जो दिए गए यहाँ, इनका अनुपात पूछ रहे हैं दोस्तों। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सॉल्व करें। यह जोई और मिनती, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। चौथे नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। जोई और मिनती
इनको हम लिख ले रहे हैं दोस्तों, जोई और दोस्तों जोई और मिनती। जोई और मिनती का अनुपात कितना है दोस्तों? 5:8। और दोस्तों जो दिया गया है जैकब और मिनती, जैकब और मिनती अलग चीज़ हैं, अलग दो लोग हैं, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जैकब और मिनती अलग अलग हैं पर्सन। जैकब अनुपात मिनती, इनका अनुपात दिया गया है दोस्तों 7:12, 7:12। अब हमें ऐसा कॉम्बो बनाना है कि तीनों साथ में हो जाएं दोस्तों। कैसे सही होंगे? तो सही होने के लिए दोस्तों जोई और मिनती, अगर हम मिनती को पलटा के मिनती के साइड कर दें तो जोई, मिनती, जैकब तीनों साथ में आ जाएंगे। यानी कि दोस्तों जोई जो दिए गए हैं, जियो मत समझे, हिंदी में ही लिखे दे रहे, जियो ना समझ जाना, वैसे जियो की स्पेलिंग JIO होता है। जोई अनुपात मिनती अनुपात जैकब, यह 3 पर्सन का निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब हमने बताया 5:8 जो है 8 होता है, किनका? जोई और मिनती का 5:8 है। जोई और मिनती का अनुपात कितना है? 5:8 है। और जैकब और मिनती का 7:12 था, यानी 7:12। तो 12:7 कर देंगे दोस्तों, 12:7। और यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर रेशियो मैंने यह बताया है आपको, यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर जगह खाली। जहाँ पर जगह खाली, जिसके बगल में जो संख्या उसको लिख दीजिए। यह 8 है, यह यहाँ पे लिख दीजिए। यह 12 है, यह 12 यहाँ पे लिख दीजिए। बन गया रेशियो। सीधा सीधा इंटू कर दीजिए दोस्तों, सीधा सीधा इंटू कर दें तो जैसे कि 12×5 = 60 अनुपात 12×8 = 96 अनुपात 8×7 = 56। यह आ गया दोस्तों, यह आ गया। इसको काट देंगे, कैसे कटेगा? इसको काटने के लिए दोस्तों 2 से काटें, 2 से काटें, 4 से काटें, 4 से काट दीजिए। देखिए दोस्तों 4 से काटेंगे, 4×15 = 30, वो 4×15 = 60, यानी कि 15 चौको 60, 4×15 = 60, 4×15 = 60 हो चुका है दोस्तों। और 96, 4×24 = 96, 24 चौको 96, 24 चौको 96। और दोस्तों 4 का इंटू करेंगे इसमें, 4 को 56 से कैसे काटेंगे? 16 चौको 56, यानी कि 4×16 = 56। अब फिर भी कट रहा है कुछ, अभी नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, यानी कि इन तीनों का रेशियो यही निकल के आया है 15:24:16। अब वह पूछ किसका अनुपात रहा है? जोई और जैकब, यानी कि जोई जो है यह है, जोई यह दिए गए हैं, यहाँ पर मिनती है बीच में, और दोस्तों यह जो है जैकब दिए गए हैं। तो जोई और जैकब का पूछ रहे हैं, जोई और जैकब। तो जोई और जैकब का 15:16, 15:16। देखिए दोस्तों 5:8, 7:12, 7:5:8 आ गया यहाँ पर जोई और मिनती का रेशियो। इसके बाद मैंने जैकब और मिनती पलटा दिए 12:7, इनको काटा, 5 की 12 की 12 लिख दी, 8 की 8 यहाँ पर लिख दी। 12×5 = 60, 12×8 = 96, 8×7 = 56। इनको काटेंगे दोस्तों, 4×15 चौको 60, 24 चौको 96, 4×2 = 8, 4 चौको 16, 4×1 = 4, 4 चौको 16, सॉरी यहाँ पर 14 आएगा दोस्तों, जो है 14 चौको 56, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 14 चौको 56। अब वो दोस्तों जो है रेशियो निकल के आ जाएगा, क्या है दोस्तों? जोई, जे से जोई हो और जैकब हैं तो इनको JA लिख दिया हमने, या फिर हिंदी में ही लिख देते, आप कहेंगे पूरा हिंदी, अब इंग्लिश कर दिया है। जोई और जैकब, इनका रेशियो जो दिया गया दोस्तों 15:14, यह रेशियो हमारा अंतिम आंसर आ गया है दोस्तों, 15:14, 15:14 दिया गया है, यह आंसर आ चुका है इसका। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको रेज कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे यदि संख्या, थोड़ा सा दोस्तों पसीना आ रहा है, थोड़ा साफ कर लिया जाए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संख्या, वह संख्या कह रहा है, कोई एक संख्या दी गई है, x
3451 यह पूरी संख्या है। इसको अलग अलग इसलिए कहा क्योंकि सभी x दिया गया है, x 3451 दिया गया है। इसको 3 से विभाज्य, यह जो संख्या है यह 3 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित है, विभाज्य। जहाँ x एक अंक है, x जो है एक अंक है, वहाँ पर क्योंकि x की आपको वैल्यू शो नहीं हो रही है इसलिए x एक अंक है। x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है, x के आप कौन कौन से मान रख सकते हैं जो 3 से विभाजित हो जाए यह संख्या, और x के जितने भी मान आ रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आप ना पता चला आप आगे तक चले जाएं या फिर x का मान उन ऑप्शनों में दिया जाए और आप 3 से भाग दे के देखें और आप सीधा आंसर लगा के चलाएं दोस्तों, चले जाएं। तो ये भी नहीं करना है, कंसंट्रेशन के साथ में पूरी भाषा को पढ़ें, समझें और सॉल्व करें। अब देखते हैं दोस्तों 5वें नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। इसका सॉल्यूशन कहता है कि 3 को विभाजित करने का मतलब कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सात 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धम 30, यानी 3 से जैसे ही 33, 34, 36, 39 ऐसे काटते जाना है। तो कुल मिला के 3 के पहाड़े के गुणज जो काटने वाले हैं विभाज्य होने वाले वह हमें देखना पड़ेंगे, तब हमारा पता चलेगा। तो 3 का मैडम ने आप लोगों को इला मैम ने जो बताया होगा 3 का विभाज्य का नियम, तो पहले आप बताएं क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। 3 का विभाज्य का जो नियम होता है, जैसे कि मैंने कहा ये संख्याएं दी गई हैं x x x x x जो भी दी गई है, x y z कुछ भी है, यहाँ पर y भी ले लें, z x y w कुछ भी ले सकते हैं। इतनी संख्याएं दी गई हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ के जो योग आएगा उसको 3 से भाग दें। तो अगर पूर्णतः विभाजित होता है, तब आपका यह क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि वह संख्या कह रहे हैं ax 3451 3 4 5 1 बटा 3 से भाग जा रहा है, वह कह रहे हैं पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमें x बराबर निकालना है, क्या वैल्यू आएगी, x बराबर कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास मान दिए गए हैं 3 x धन 3 धन 4 धन 5 धन 1, 5 1 6 4 10 3 13, x धन 13 बराबर, अब 3 का इस 13 के बाद में कोई ऐसा गुणज है जो पास में आ रहा है, हमें पता है 3 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा दोस्तों। अगर 15 आ रहा है यानी कि हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। नमस्कार दिनेश जी, आप आ चुके हैं बीच में। देखिए दोस्तों, तो 15 में से अगर 13 को घटाएंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, x प्लस 13 बराबर 15 है जो, तो x बराबर 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई है। इसी प्रकार से एक स्टेप यह हो गया हमारा। अगला स्टेप देखते हैं दोस्तों, एक और गुणनखंड देखते हैं कोई। अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें, अब 15 के बाद 3 5 15 3 18 होता है दोस्तों। अगर x धन 13 बराबर अगर हम कह दें 18 है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 13 6 व 13 5 18, 5 आ चुकी है, एक वैल्यू ये आ गई, एक स्टेप ये हो गया। इसी प्रकार से x धन 13 बराबर 3 4 21, 21 आ गया। x बराबर वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 3 11, 8 आ चुकी है, यह x की वैल्यू 8 है। इसी प्रकार से आगे जाएंगे आप दोस्तों 24, तो 24 तक जाने के लिए दोस्तों x धन 13 बराबर 24, यानी कि दोस्तों x बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 24 में से 13 घटाएंगे 7 4 11। अब हमें देखना है ऑप्शन से कि जो हमारा 2 वैल्यू दी गई है 2 5 8 11, क्या इन सभी को जोड़ने पर कोई आसपास की संख्या नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों 8 2 10 5 15, 15 और 11 15 10 25, 25 और 1 26, 26 तो हमारे किसी ऑप्शन में भी नहीं है दोस्तों, तो इसको हमें छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है क्योंकि वह कह रहा है संभव मान, x के संभव मान। तो संभव मान जो लेंगे हम वह न्यूनतम मान ही लेंगे, पहले शुरुआत से करेंगे, ऐसा नहीं कि आप कोई भी मान लेके ले जाएं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों 8 5 13 और 2 15, क्या 15 जो योग दिए गए हैं हमारे x के मान 2 धन 5 धन 8, 8 5 13 और 2 दोस्तों 15, 15 जो योग है हमारा x बराबर
x बराबर 15 योग है, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों 11, 16, 15, 14, तो आपको 15 शो हो रहा है, यह हमारा आंसर होगा, यही हमारा अंतिम आंसर होगा। अब हम चलेंगे कुछ नेक्स्ट कड़ी में, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हम दोस्तों देखते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, 6वां नंबर का क्वेश्चन। उससे शुरू करने से पहले एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, सभी लोग जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, सभी लोगों से कहूँगा अपने दोस्तों तक हमारी क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो सके दोस्तों। और हमारा जो चैनल परिवार का लक्ष्य है, हमारे हर घर में हो सरकारी नौकरी दोस्तों, वही लक्ष्य है, और हम आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैम्स नामक जो व्यक्ति हैं, सैम्स रुपये 5000 की धनराशि, सैम्स 5000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 10% दर से निवेश करता है n वर्षों के बाद। n वर्ष यानी कि समय को डिनोट कर रहा है, या n वर्षों के बाद सैम्स को रुपये 1655 और प्राप्त होते हैं, यानी कि उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 1655 n वर्षों के बाद में 5000 रुपये पर 10% की दर से। तो n का मान बताइए, जहाँ पर n समय डिनोट दे रहा है। तो हम दोस्तों देखते हैं 6वें नंबर का सॉल्यूशन क्या कहता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने बताया था CI बोला जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यह जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं दोस्तों। तो CI का फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है, CI बराबर P यानी कि हमने बताया था आपको मूलधन, प्रिंसिपल, मूलधन गुणे एक धन, R यानी कि दर दी गई है, रेट बटे 100, और n समय -1 जो दिया जाता है। यह हमारा जो दोस्तों फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा यह फॉर्मूला है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मान रखकर। इसमें वह कह रहा है जो 1655 रुपये उसको मिल रहा है, वह क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर 1655 बराबर प्रिंसिपल क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, वह 5000 रुपये की धनराशि लगा रहा है, तो मूलधन 5000 दिया गया है। और यह हमारा कोष्टक के अंदर एक धन, दर हमें पता है कि 10% है, बटा 100 की घात समय n पता नहीं है, -1, और यह कोष्टक बंद। अब हम ऐसी कुछ देखेंगे दोस्तों, तो इसको क्यों ना यह गुणा में है तो इसको बटा में पहुंचा दें दोस्तों। 1655 बटे 5000, और दोस्तों बराबर यह लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, एक धन 10 बटा 100 की घात n-1। यह क्या लिख दें इसके बराबर कि जो आ जाए। तो क्यों ना दोस्तों, जो मैंने बताया है कि इसको काट दें, 10 एकम 10, 10 धाम 100, यानी कि 10 11 बटा 10 की घात n-1, और बराबर इसको भी काट दें दोस्तों, 5 एकम 5, 0 0 0, 5 × 15, और 5 × 15, 5 × 15, सॉरी दोस्तों 5 × 15 एक बचा, फिर 5 × 15 और 1। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर जो है 331 आ रहा है, 331 जो आ रहा है और बटा 1000। तो दोस्तों यह 331 जो आ रहा है, क्या आ रहा है, यह इनके हिसाब से निकालना है कि n बराबर क्या आएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1331 होगा दोस्तों, इसको जोड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जो है कि यहाँ पर जो -1 दिया गया है, यह चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए है। तो यह जो होगा इतना पोर्शन, यह हमारा क्या है दोस्तों, मिश्र धन है। तो मिश्र धन माइनस यह जो 1 लिखा है, यह मूलधन का है कि मिश्र धन में से हम मूलधन घटाएंगे तब हमारा यह ब्याज आ रहा है। यह जो है हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। और यह जो 1 दिया गया है किसके लिए है दोस्तों, मूलधन के लिए। यहाँ पर मूलधन हमें पता है कि 5000 है हमारा। तो जब 5000 है तो यहाँ पर दोस्तों जस्ट यहाँ पर जो 5000 है, इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। इसको क्या किया जाएगा कि जैसे मैंने काट दिया है, इसको बना दिया है, 11/10 तो हो चुका है। यहाँ पर जो -1 है,
यह 5000 इंटू में नीचे जा रहा है, लेकिन 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 5000 यहाँ पर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह मूलधन है। जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तब हमारा ब्याज निकलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर 1 बराबर हमें पता है कि मूलधन हमारा 5000 जो हमें शो हो रहा है यहाँ पर वह दिया गया है, और यह यहाँ पर माइनस में है, और यहाँ पर जो इंटू में 5000 है बराबर 1655। अब जो यह माइनस में तो पक्षांतर होने पर दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस। तो 5000 और 1655 कितना हो गया 6655, यानी कि 5 और 1 6, 6655। और यह जो गुणा में है जो बटा में 5 चला जाएगा पक्षांतर होने पर 5000 बराबर, इसको मैंने काटा है 10 एकम 10 वो 10 बटा 100, हाँ 10 एकम 10 10 धाम 100, तो 10 धाम 100, तो 10 एकम 10 और 11 बटा 10, 11 बटे 10 की पावर क्या दोस्तों n, यानी कि समय। हमें यह समय पता नहीं है अभी n बराबर, तो इसको काटेंगे। कैसे कटेगा दोस्तों? 5 एकम 5 0 0 0, 5 एकम 5 5 × 15 5 × 15 5 एकम 5। यह जो 1331 बटा 10 आया है 1331 बटा 10, आप लोग बॉस 1000, आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या आ रहा है आंसर, समझ भी गए होंगे। वैसे यह जो n की वैल्यू है, क्या मैं इसका इतनी वैल्यू लाने के लिए क्या करूँ? मैंने आपको एक कक्षा दी है क्यूब की, घन की। घन बराबर यह है n का क्यूब दिया गया है, n बराबर क्यूब, यानी कि 3 घात होगी 11 की। 11 में 11 में 121, 121 गुणे 11 करोगे 1331, और 10 का अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो 1000। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह जो वैल्यू दी गई है यह 11 बटा 10 की क्यूब बराबर 11 बटा 10 n। जब आधार समान है तो घातें समान हो जाएंगी। n बराबर 3 वर्ष हमारा जो है उत्तर आ चुका है दोस्तों, n बराबर 3 वर्ष। 3 वर्ष में वह कितना कर रहा है, n की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 वर्ष है। यह अंतिम आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखिए आप लोग दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आता है, और पेपर में भाषा को मत देखना दोस्तों कि भाषा बहुत लेंदी है इसलिए छोड़ दो या कुछ भी। प्रैक्टिस का खेल है, जितना भी आप प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपसे बनेगा। प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों और जुड़े रहें हमारे साथ में। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए रुपये 1200 में एक निश्चित राशि, एक निश्चित संख्या में, रुपये 1200 में एक निश्चित संख्या में संतरे खरीदता है। 1200 रुपये में कुछ संख्या खरीदता है, पता नहीं कितने खरीद रहा है। वह उसमें 1/3 संतरे 20% की हानि से बेचता है। जो 1/3 संतरे हैं उनको 20% की हानि से बेच रहा है। यदि ये सभी संतरों पर औसत लाभ, यदि ये सभी संतरों पर औसत लाभ 10% कमाता है, माना कि जितने भी संतरे हैं यानी कि 1200 में जो खरीद रहा है रुपए में, उस पर 10% का लाभ कमाता है, इन से संतरों पर कितना लाभ कमाया? वह घाटा में 20% बेचने के बाद में दोस्तों, और कितना लाभ कमाया देखिए दोस्तों। 7वें नंबर का सॉल्यूशन देखें आप लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन। वह कह रहा है कि किसी निश्चित संख्या में हमने ए ने क्या लिया, ए ने जितने भी संतरे लिए यानी कि क्रय मूल्य, ए के संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बराबर जो है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर क्या है दोस्तों 1200 रुपये। हमें पता है कि वह खरीद रहा है 1200 रुपये में निश्चित संख्या में, पता नहीं कितने संतरे खरीद रहा है, निश्चित संख्या में कितने भी खरीद रहा है कुछ नहीं पता। माना कि हम x संतरे खरीद रहा है तो हम 1200x कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्रय मूल्य जो है उसका कितने संतरों का, x संतरों का क्रय मूल्य, x का क्रय मूल्य 1200x है, x संतरों का क्रय मूल्य 1200x है। अब वह कह रहा है कि बेचता खरीदता है वह उसमें 1/3 संतरों को, 1/3 संतरों की 20% की हानि से बेच देता है। जो यह 1200 है, इस पे पहली बात तो वह कह रहा है कि पूरे संतरों पर, ए के सभी संतरों पर 10% का लाभ हो रहा है। तो हम क्यों ना, हमें पता है कि हम 1200 में सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, उस रुपए पर हम 10% का लाभ निकाल लें पहले नंबर तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, दोस्तों एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना आ गया 1200 का 10% की जगह मैंने बताया था कि अगर आपको 10% निकालोगे तो 1200 में जोड़ोगे, या फिर 100 धन 110 यानी कि 110/100
यह जोड़ा जोड़ा है आ गया है आपका 12 में, कुछ नहीं जोड़ना, केवल आपको डिवाइड करना है 0 से 0। इसका इंटू कीजिए दोस्तों, तो 12 धाम 120 और 12 एकम 12, यानी कि दोस्तों वो सॉरी 0 का 0, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 12 धाम 120 आ चुका है और 12 धाम 120, तो यहाँ पर 12 एकम 12 की 2 और 12 एकम 12 एक 1320। यह 1320 रुपये का उसको क्या हो रहा है, 1320 रुपये उसका लाभ निकल के आया। लाभ कौन सा लाभ, औसत लाभ, सभी पर उसका औसत लाभ कितना है 1320। अब हमें निकालना है कि इतने पर वह 1/3 संतरों को 20% की हानि से बेच रहा है, तो हमें निकालना है क्या 1/3 संतरों का, 1/3 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर क्या दोस्तों, 1/3 संतरों का विक्रय मूल्य 1200 जो दिया गया है रुपए, वह 1200 x दिया गया है, x मान लीजिए, रुपए मान लीजिए कुछ भी, और बटा 1/3 यानी कि 1200/3। अब 20% की हानि यानी कि दोस्तों या तो घटाएंगे या 80/100 सीधा सीधा, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है ऐसे यहाँ पर 80/100। यहाँ पर काटेंगे 20×100, 20 चौको 80, 5 एकम 5, 5 24 पंचे 120 और 0, 5 से काटा 24 पंचे 120 होता है, 0 हो गया, 3 से काटा 3 8 24, 0, 8 चौको 32, 320 रुपये उसको यहाँ पर घाटा हो गया है, 320 आ गए हैं, 320 रुपये। और यह यहाँ पर रुपये आ गए हैं, यह जो आ गए हैं यह कुल रुपये आ गए हैं इसके औसत लाभ, यहाँ पर 320 आ रहा है, वो 1320 औसत लाभ है, 320 20% 1/3 पर। अब हमें शेष संतरे पूछ रहा है, जब हमने बताया कि हम एक संतरे मान रहे यानी कि कोई वैल्यू 1 दी गई है, 1 में से 1/3 घटाएंगे, क्या आएगा दोस्तों 3 एकम 3 2/3, 2/3 शेष आ रहे हैं हमारे, 2/3 शेष संतरे आ गए हैं, तो 2/3 शेष संतरों को वह बोल रहा है कितने के उससे बेचा जाए कि हमें कितने 2/3 में कितने % का लाभ होगा, 2/3 पर कितने % का लाभ निकालना है। तो 2/3 संतरों पर हमें लाभ निकालने के लिए दोस्तों पहले तो हम यह देखें कि औसत लाभ में से हम जो इसको घटा देंगे तो हमें वह निकल आएगा कि जो 2/3 संतरे बिक रहे हैं वह कितने रुपए में बिक रहे हैं। 2/3 संतरे जो है, रुकिए दोस्तों, यहाँ पर पहले तो 1320 माइनस 320, तो जो यह 1000 निकल के आए, 1000 रुपये यह किसके निकल के आए, 2/3 संतरों के, 2/3 संतरों के निकल के आए दोस्तों, 2/3 संतरों के क्या निकल के आए 1000 रुपये। अब 1000 रुपये 2/3 संतरों के निकल के आ गए हैं दोस्तों, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 5 × 1500, 1000 जो आया है यह 2/3 संतरों पर क्या हो रहा है दोस्तों, इतनी 1000 रुपये विक्रय मूल्य है 2/3 संतरों का। अब 2/3 संतरों का विक्रय मूल्य 1000 है और वह कह रहा है कि 1200 में से अगर हम देखें 320, तो यह हो गए दोस्तों 1000, 1320 320 1000 रुपये, और दोस्तों 2/3 निकालना पड़ेगा 1000 का, तो इसको काटेंगे दोस्तों कितने से, 2/3, तो जो दोस्तों 2/3 संतरों का क्या आ गया है दोस्तों, विक्रय मूल्य निकल के आ गया है 1000 रुपये। 2/3 संतरों का क्या है, यह दोस्तों विक्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य है 2/3 संतरों का। अब जो 2/3 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये, 1000 रुपये विक्रय मूल्य है, और यह जो टोटल क्रय मूल्य है, तो 2/3 का हम क्रय मूल्य निकाल दें टोटल क्रय मूल्य में से, तो क्रय मूल्य 2/3 का, 2/3 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 गुणा 2/3, यह काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 दूनी 800 रुपये, 800 रुपये जो आ गया है किसका, 2/3 संतरों का क्रय मूल्य आ चुका है। 2/3 संतरों का क्रय मूल्य आ चुका है दोस्तों। अब जो 2/3 संतरों का क्रय मूल्य कितना आ गया 800 रुपये, अब 800 रुपये आ गया 2/3 संतरों का क्रय मूल्य, और पता है विक्रय मूल्य है। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए दोस्तों लाभ प्रतिशत को कैसे निकालेंगे, इस यहाँ पर इसको अटैच करे दे रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा अपना क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 2/3 संतरों कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे, तो प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ बटा क्रय मूल्य और ऊपर में गुणा 100,
तो लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे 100, यह हमारा लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों। जो यह दिया गया है इसका यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, फिर आप सोचे कहाँ का सॉल्व कहाँ हो रहा है। दोस्तों देखिए, अब हमें पता है कि लाभ जो दिया गया है हमारा, लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों 1000 रुपये और क्रय मूल्य क्या है 800 रुपये बटा क्रय मूल्य 800 गुणा 100। अब इसको घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट बराबर 1000 में से 800 घटाए दोस्तों 200 बटे 800 गुणा 100। 200 एकम 200, 200 चौको 4, 800 और 4 एकम 4, 4 पचीसम 100, यानी कि प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कितना आ गया है 25%। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आ गया है 25%। वो कह रहा है कि शेष संतरों पर वो बेचने पर कितना लाभ होगा, ए ने शेष संतरों पर कितना लाभ कमाया, तो इसने 25% का लाभ कमाया है शेष संतरों पर। शेष संतरे जो थे उसके 2/3 थे। अब दोस्तों इसी प्रकार की सीरीज मिलती रहेगी आप लोगों को और जुड़े रहिए। लाइव क्लास जब हुआ करे तो आप लोग और लाइव जितनी भी क्लासेस हैं आप लोग ज़रूर उससे जुड़ें और चैट करते रहें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और दोस्तों को पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, और बताइए उन लोगों को कि अभी लाइव चल रही है। जैसे कि अभी कल साइंस की 1 बजे लाइव चलेगी क्लास, उसको भी देखेंगे दोस्तों। हमारी क्लास के जस्ट बाद में वही क्लास आएगी 1 बजे, तो उसको भी देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।